जुलाई 1946 को बापू ने हरिजन पत्रिका में लिखा था कि ये जो पंचायतें हैं, भारत का लोकतंत्र तभी ज़मीन पर उतरेगा जब वो पंचायत का लोकतंत्र बनेगा, पंचायत के लेवल पर जब लोकतंत्र आएगा। उनका मानना था यहाँ आने के बाद पंचायत ही विधायिका का काम करेगी, धारा सभा के रूप में होगी, पंचायत ही न्यायधारा के रूप में होगी, न्याय सभा के रूप में होगी, और पंचायत ही इस देश की व्यवस्थापिका भी बनेगी गांव के स्तर पर। तो बापू उसको एक पूरी सरकार के रूप में, पूरी एक व्यवस्था और राजसत्ता के रूप में देख रहे थे पूरे पंचायतों को, और उन्होंने पूरे भारत के लोकतंत्र का आधार उसी पंचायत को बनाया था। भारतीय संविधान का पावन मंदिर है भारतीय संसद, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्री राष्ट्र भारत की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है, जिसके पीछे भारत की सभ्यता, संस्कृति और अक्षुण्ण परंपराओं की पहचान से जुड़ी न्यायिक व्यवस्थाओं की अनुकृतियां हैं। पंचायतें भारतीय संस्कृति में लोकतंत्र का मूलाधार थी। तो भारत का संविधान उसी संस्कृति को अक्षुण्ण करने के लिए, उसी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की संरक्षण के लिए ही बना, जो वैदिक वाङ्मय में वर्णित समिति समानी के साथ पंच महाभूत से जुड़ी हैं। पंच परमेश्वर की शक्ति की अनुकृतियां भी हैं। भारत की धरती पर ब्रिटिश काल की हुकूमत जब भारतीयों को छिन्न भिन्न करते हुए अपना वर्चस्व कायम कर रही थी, तब उसी काल में वर्ष 1907 में शाही आयोग ने लोकल गवर्नमेंट अर्थात स्थानीय सरकार के गठन की बात कही थी। वर्ष 1909 में इस शाही आयोग की रिपोर्ट के बाद भारत के राज्यों में पंचायती राज का नियमन आरंभ हुआ। हालांकि तब उत्तर प्रदेश उस काल में संयुक्त प्रांत का हिस्सा था। वर्ष 1920 में पंचायती राज्य की परंपरागत न्याय प्रणाली को कानूनी मान्यता भी मिल गई थी। तेरह 14 नवंबर 1929 को महात्मा गांधी कालाकांकर आए थे, और उसी की स्मृति में हम लोगों ने 13 और 14 नवंबर 1995 को राज्य स्तरीय पंच परमेश्वर सम्मेलन का वहाँ पर मेला लगाया था और सम्मेलन का आयोजन किया था। कालाकांकर का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। हिंदुस्तान अखबार स्वतंत्रता आंदोलन का अखबार बन गया था, और मदन मोहन मालवीय उसके पहले संपादक बने थे, और कालाकांकर में ही रहकर के उसका संपादन करते थे। कालाकांकर से वो गंगा से पार उतारा जाता था रोज अखबार, और वहाँ से फिर बैलगाड़ी से लाद करके इलाहाबाद प्रयाग लाया जाता था। अभी जहाँ हम खड़े हैं इस समय, ये गांधी चबूतरे के नाम से ये जगह जानी जाती है। ये कालाकांकर राजभवन है, और ये गंगा के किनारे ये गांधी चबूतरा है। जब बापू यहाँ आए थे तो यहीं बैठे थे, उसी से इसे गांधी चबूतरे के नाम से यहाँ पर स्थापित किया। और जब महात्मा गांधी वहाँ गए थे तो उन्होंने 13-14 नवंबर की सुबह विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई थी वहाँ पर। और फिर महात्मा गांधी ने, राजा अवधेश सिंह उस समय थे, उनको ये कहा था, सुझाव दिया था कि राज साहब आप अपने राज्य में, कालाकांकर एक अलग स्वतंत्र राज्य था, उस स्टेट में आप पंचायती राज को लागू करो। राजा अवधेश सिंह ने वहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई थी।
ग्राम पंचायत तथा पंचायत और नगरपालिका के संबंध में लोकतंत्र और सरकार के सही अर्थ को अपनी सरकार के रूप में सामने रखता है। जब भारत आजाद हुआ तब संयुक्त राज्य पंचायती राज नियमावली को अंगीकार कर लिया गया था। वास्तव में पंचायत का अर्थ तब सिर्फ ग्राम पंचायत से था, इसलिए उस काल में ग्राम पंचायतों की शक्ति खुलकर बोल रही थी। कहते हैं जब संविधान का फर्स्ट ड्राफ्ट आया और उसे प्रस्तुत किया गया तो पूरे देश को पता चला कि भारत का संविधान किस दिशा में जा रहा है। तब एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी और उसने यही लिखा था कि बापू, आपके संविधान में गांव और पंचायत कहाँ खड़ी होती है जिसकी आप बात करते थे। कि गांधी ने उसको हरिजन में प्रकाशित किया था उस पत्र को और राजेंद्र प्रसाद को फॉरवर्ड कर दिया था। इतिहास के पन्नों और गांव की संस्कृति में पंचायत पावन मंदिर और संस्था के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। तब ग्राम पंचायत का सीधा अर्थ था गांव की बैठक। जब संविधान बन रहा था उसी समय ये सवाल उठा था कि इस पूरे भारत के संविधान में पंचायत और गांव कहाँ खड़ा होता है। उसी को समाहित करने के लिए उस समय जो भी परिस्थितियां थी वो अनुच्छेद 40 में पंचायतों को डाला गया और ये मान के चला गया कि आने वाले समय में पंचायतों को सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में खड़ा किया जाएगा और भारत की पूरी राज्य व्यवस्था अपनी उस परंपरा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर एक बार फिर से खड़ी होगी। जिनसे केंद्र की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, अपनी गांव सरकार अर्थात सेल्फ गवर्नमेंट की संवैधानिक व्यवस्थाओं की पहचान का मूल भाव भी प्रस्फुटित होता है। जब पंडित नेहरू पंचायती राज लागू कर रहे थे तब जयप्रकाश जी ने बहुत साफ कहा था कि पंडित जी ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर सच में पंचायती राज लागू करना है तो पंचायतों को संविधान की मुख्य धारा में लाना होगा। भारत के गांव, समाज और पंचायतों पर युगीन विद्वानों ने अपनी दृष्टि दी और भारत के गांवों और पंचायत की ताकत को भी दृष्टांकित किया। विद्वान मनीषी मैगस्थनीज कहता है, भारत में पंचायतें गांव जीवन का ही नहीं बल्कि भारतीय जीवन का अंग बन चुकी थीं। ग्रामीणों की आर्थिक ताकत पंचायत थी। हालांकि चीनी यात्री फाहियान जब भारत आया तो उसने भारत के ग्राम राज्य के शांतिप्रिय और उन्नतिशील व्यवस्था का जिक्र किया। क्योंकि 17वीं शताब्दी से पहले भारत जो था दुनिया की सारी आमदनी का 24% हिस्सा भारत के पास होता था और जितना भी जिसको भी ले, चीनी यात्री को ले लीजिए, कार्ल मार्क्स को लेकर पढ़िए, भारत की संपदा, भारत की समृद्धि और भारत का भाईचारा और ये सब उसकी यशोगान करते हैं। टेवेनियर लिखता है कि भारत में दूध घी की नदियां बहती थी, हर गांव में प्रचुर मात्रा में अनाज, मेवा, सब्जी, फल सब उपलब्ध था और लोग भाईचारे के साथ रहते थे। गांव पूरा एक परिवार के साथ रहता था और ये 17वीं शताब्दी वही थी मित्रों जब इस देश में गांव का स्वराज्य होता था। गांधी जिस ग्राम स्वराज्य की और गांव के जिस स्वावलंबन की बात करते थे वो थे और पूरी आज़ादी की लड़ाई इसी बात के लिए लड़ी गई थी कि फिर से भारत के गांव का स्वावलंबन वापस लाया जा सके और फिर से भारत को वो स्थान दिलाया जा सके। भारतीय संविधान के मूल में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत सेल्फ गवर्नमेंट शब्द का बखूबी प्रयोग ही नहीं उपयोग भी किया गया है। न्याय, समानता, लोकतंत्र और बंधुता ये सब भारतीय संस्कृति की ही धरोहर रही है। पंचायत में पंच और सरपंच जिसे सहज रूप में माना और स्वीकार किया जाता था। चूंकि विकास और सुशासन इन दोनों में जनता की भागीदारी बहुत जरूरी होती है किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में और जनता की भागीदारी का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था वो पंचायतें थी और शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाएँ थीं।
इसीलिए राजीव गांधी ने अपने समय में 64वां संविधान संशोधन और 65वां संविधान संशोधन, 2 संशोधन उन्होंने इस पार्लियामेंट में उन्होंने प्रस्तुत किए थे। सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी गांव सरकार, जिसका बीज अनुच्छेद 40 में इंगित है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य का यहाँ मतलब संविधान जब राज्य शब्द का प्रयोग करता है तो वो संघ सरकार, राज्य सरकार, सभी जो प्राधिकार है, सारी सत्ताएं हैं, उन सबको संबोधित करता है उसके माध्यम से। तो कहता है राज्य की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राम पंचायतों का संगठन बनाएगा और उन्हें वो सारे अधिकार और दायित्व सौंपेगा जो उसे सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में स्थापित करता हो। अर्थात एक और गवर्नमेंट की परिकल्पना हो गई, सेल्फ गवर्नमेंट। फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक तीसरी गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट, जिसकी हम हिंदी कहते हैं अपनी सरकार। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 के माध्यम से पंचायतों का संवैधानिक सूत्रपात किया गया। तो ये जो तीसरी सरकार है, उस तीसरी सरकार का बीजारोपण उस समय हो गया था। इसी से लोकतंत्र का मार्ग भी प्रशस्त होना शुरू हो गया। समय ने करवट ली। भारतीय संसद में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को अपनी सरकार के रूप में अधिकार प्राप्त हुआ। ये जो 73वां संविधान संशोधन है, उस 73वें संविधान संशोधन में वो सारे प्रावधान किए गए जो एक सरकार के लिए होना चाहिए। अर्थात उसका विषय तय कर दिया गया, ग्राम पंचायतों के विषय 11वीं अनुसूची में 29 विषय तय कर दिए गए। अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बना दिया गया उसके गठन के लिए, अलग से राज्य वित्त आयोग बन गया, जिला योजना समिति बना दी गई। तो सारे प्रावधान जो होने चाहिए थे वो किए गए। आज देश की सरकार और राज्य सरकारों के बीच ग्राम पंचायत और न्यायपालिका के रूप में तीसरी सरकार अर्थात सेल्फ गवर्नमेंट यानी अपनी गांव सरकार की सक्रिय भागीदारी के कई आयाम जुड़ चुके हैं। 73वें संविधान संशोधन ने पहली बार गांव को वो अधिकार प्रदान किया, पंचायतों के माध्यम से गांव और गांव समाज को वो अधिकार प्रदान किया जो लोकतंत्र में उसके सरकार होने का अर्थ देता है। उस संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यही रही और कई आयाम जुड़ रहे हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी कमी रही कि जहां अधिकार और दायित्व देने की बात थी, वहां पर एक प्रावधान ये तय हो गया, ये राज्य के विधान मंडलों के ऊपर छोड़ दिया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य तो पंचायतों को ज़्यादा अधिकार दे दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जो आज भी पिछड़े हैं, उन्होंने पंचायती राज को सबसे नीचे पायदान पर खड़ा किया। इन राज्यों में वो अधिकार नहीं दिए गए, ना के बराबर दिए गए। उत्तर प्रदेश की धरती इन मानदंडों से अछूती है। पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 52 के अनुसार न्याय पंचायतों को जो अधिकार प्राप्त है उनको भारतीय जनजीवन के साथ जोड़कर अब आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पंचायतों को बहुत ही मजबूर स्थिति में डाल दिया गया है और कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। जो पढ़े लिखे लोगों से अगर पूछा जाए कि एक अधिकार बताइए जो चुने हुए प्रतिनिधि के पास है, जो वह कर सकता है अपनी मर्जी से, सहमति से किसी के भी, तो वो कोई बता पाने की स्थिति में नहीं है। ग्राम सभा के सदस्य होने के नाते हमारे पास वो कौन से अधिकार हैं जिसके तहत हम किसी भी गांव की छोटी से छोटी समस्याओं को उस मुद्दे को लेकर के हम प्रधान से डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उसको जो भी विकास के कार्य हैं उसमें हम अपनी भागीदारी दे सकते हैं। तीसरी सरकार से समझी कि हाँ, यहाँ पर औरतों को भी अधिकार दिया जाएगा और प्रार सर बोल रहे हैं कि हाँ, औरतें भी आगे बढ़ सकती हैं या अपना अधिकार निभा सकती हैं। राज्य के विधान मंडलों को थोड़ा सा अब सजग होना होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से पूरे देश में ये सवाल उठ गया है। तीसरी सरकार अभियान के माध्यम से या दूसरे आयोजनों के माध्यम से ये चल रहा है। दायित्व बोध की न जानकारी होने के कारण ही
आज हमारा लोकतंत्र जो है विकृत होता जा रहा है। यदि दायित्व बोध के साथ सब लोग अपना कार्य करना शुरू कर दें तो हमारा लोकतंत्र पुनः बच सकता है। गांव के लिए तो बहुत ही उपयोगी है और इससे गांव का विकास हो सकता है, बशर्ते कि अपने नीति और नियम पर ही चले। महिलाओं को भी सामान्य रूप से अधिकार मिला है और महिलाओं को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए अपने गांव के प्रति जो भी जिम्मेदारियां है महिलाओं को उसमें भी भाग लेना चाहिए। गांव के लोगों को यह पता नहीं है कि नहीं तीसरी सरकार भी कोई सरकार होती है, जो हम लोगों को प्राण जी के माध्यम से मिला। मित्रों, भारत के संविधान ने देश के लोकतंत्र को गांव तक उतार दिया है। पंचायतों के माध्यम से इस देश के 65 करोड़ लोगों को विधायी शक्ति मिल रही है। ग्राम सभा के माध्यम से 32 लाख लोगों को सीधे लोकतंत्र की प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है इस देश में। इससे बड़ा लोकतंत्र का व्यापक प्रसार या लोकतंत्र की पहुंच दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच तीसरी सरकार है, अपनी गांव सरकार, जो ग्राम पंचायतों की पंच शक्ति के रूप में अब अपना नया आकार ग्रहण कर रही है। जागरूकता अभियान नित नए आयाम जोड़ रहा है। वास्तव में आज से जब देश आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो चिंता थी, वो चिंता यही थी कि ये देश के लोग जो एक लंबी गुलामी में थे, उनमें अभी भी वो मजदूरों का और गुलाम का भाव है, जो उन्होंने देखा था अपने अनुभवों में। और ये उनकी चिंता थी कि इस देश के लोग स्वतंत्र भारत में नागरिक कैसे बने और देश के नियंता और देश के कर्ता के रूप में अपने को महसूस करें। आज 70 साल बाद भी वो मजदूर से इतना अंतर हुआ है कि वो लाभार्थी बन करके रह गया है। आज वो हर चीज़ के लिए सरकार का मुंह ताकता है लाभार्थी, वो आज भी नागरिक नहीं बन पाया जो नागरिक उसे बनना था। यहाँ पर मैं एक संदर्भ देना चाहूँगा। कभी जापान के एक अर्थशास्त्री से ये सवाल पूछा गया था इस देश में, और वो सवाल ये था कि क्या भारत, जो जापान 17 करोड़ लोगों का देश है और भारत जो 125 करोड़ लोगों का देश है, वो इतना जापान 10 कदम आगे क्यों है? उसने एक ही लाइन में उत्तर दिया था कि जापान में 17 करोड़ नागरिक रहते हैं और भारत में 125 करोड़ लोग रहते हैं। ये नागरिक बनना, मजदूर से लाभार्थी और लाभार्थी के बाद नागरिक बनना, ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और ये जो तीसरी सरकार अभियान है, ये जो आपकी अपनी सरकार है, यह अपनी सरकार नागरिक बनाने का ही काम करती है और काम ही नहीं करती, बल्कि नागरिक के बोध और व्यवहार को वो लोगों के चरित्र में उतारती है, उनके व्यवहार में उतारती है। गांव-गांव युवा, स्त्री, पुरुष की भागीदारी नए पायदान पर, यानी अपनी गांव सरकार की कहानी लिख रही हैं। जब हमारी सरकार है तो यहाँ हम जो भी कार्यक्रम हमको लगाना है वो हमारे प्लानिंग से निकलेगा, हमारे नियोजन से निकलेगा, और हम अपने तरीके से अपने यहाँ के परिवेश के हिसाब से, अपने यहाँ की संस्कृति के अनुसार, अपने यहाँ के भौगोलिक वातावरण के अनुसार हम कोई प्लानिंग करें और उसको क्रियान्वित करें। डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण ने अपनी गांव सरकार जागरूक बनाकर जो पहल आरंभ की है, उसने उत्तर प्रदेश की धरती पर गांव-गांव नया आयाम जोड़ा है। मित्रों, जब हम ये कह रहे हैं कि लोगों को नागरिक बनाएगा, ये तीसरी सरकार लोगों को नागरिक बना सकेगी, तो इसका ये मतलब होता है कि लोगों को निर्णय लेने में भागीदार बनाएगा। जब तक देश के लोग निर्णय लेने में भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक वो नागरिक होने के बोध से लैस नहीं होंगे। और हम ये देखते हैं कि लाल किले के प्राचीर हो या संसद हो, जब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेहरू जी की, पंडित नेहरू की चिंता और वर्तमान प्रधानमंत्री ने का वो आह्वान, जो वो इस देश के नागरिकों को जब ये कहते हैं, चाहे वो सम्मान मिल रहा हो या कोई निर्णय ले रहे हो, तब ये कहते हैं कि ये निर्णय या ये सम्मान इस देश के 125 करोड़ लोगों का सम्मान है, 125 करोड़ लोगों का निर्णय है। तो निश्चित रूप से जिस गौरव और स्वाभिमान को वो जागृत कर रहे हैं, वो स्वाभिमान सही अर्थों में लोगों के व्यवहार में उतरेगा और वो गौरव वो जगेगा
जब तीसरी सरकार के स्तर पर वो अपनी सरकार में जब वो खुद अपने गांव के बारे में सोचने लगेंगे, सोचने का अधिकार मिल जाएगा, निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा और करने का अधिकार मिल जाएगा, तब जाकर ये पूरा होगा और ये नागरिकता सच में वो नागरिक बनेंगे और ये राष्ट्र उनका अपना राष्ट्र होगा और इसके प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम जागृत होगा। ताकि संवैधानिक नियमों के अनुकूल तीसरी सरकार यानी अपनी गांव सरकार सही रूप में स्थापित हो सके। मित्रों, आगे फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे तीसरी सरकार, गांव की अपनी सरकार की, विकास की, खुशहाली की और सुशासन की। मित्रों, अब आगे यही देखना है कि ये विकास जिसकी एक शुरुआत हो सकी है ग्राम पंचायत विकास योजना के रूप में, और सुशासन जो कभी इस देश में न्याय पंचायतों के माध्यम से आता था, इन दोनों चीज़ों पर ही अब आगे हमें बात करना है। आगे इसी चीज़ को देखना है अगली कड़ी में कि कैसे ये चीज़ें घटित होंगी, तब जाकर इस देश में खुशहाली और सुशासन की स्थापना होगी और ये तीसरी सरकार, गांव की अपनी सरकार, इसे बेहतर तरीके से कर सकेगी।